देख लिया। कल मैंने स्प्रिंग स्टार्ट किया था और मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। आज का टॉपिक है पावर। क्या है? पावर। पावर क्या होता है भैया? एनर्जी या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है भैया। और रेट ऑफ क्या? वर्क। ठीक है भैया। बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, 1000 डेफिनेशन लिखवा दूं मैं इसकी। ठीक है। देखो अब टाइम थोड़ी है। ठीक है। तो इसे और एनर्जी एमिशन एमिशन स्लैश एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितनी एनर्जी निकल रही है या एब्जॉर्ब की जा रही है उसको भी हम क्या कहते हैं भैया? पावर का। बहुत सारी डेफिनेशन। ठीक है भैया। तो मैंने मान लिया एक फॉर्मूला ऑफ पावर। फॉर्मूला ऑफ पावर। मान लीजिए ये एक बॉडी है। ठीक है। ये एक बॉडी है, बॉडी के जो भी मास है, कुछ भी मास है, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। ठीक है। तो डब्ल्यू वर्क, वर्क कितना किया गया इसके ऊपर? डब्ल्यू वर्क किया गया। वर्क डन कितना किया गया? डब्ल्यू। और इस वर्क को करने में कुछ टाइम लगा होगा, तो कितना लगा? ए। क्या लगा? ए सेकंड। तो टी सेकंड में कितना वर्क हुआ? डब्ल्यू, है ना? तो 1 सेकंड में कितना हुआ? डब्ल्यू अपॉन में टी। 1 सेकंड में जो भी वर्क होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पावर का फॉर्मूला आ गया। ठीक है। इंस्टेंट की बात करूंगा, फॉर इंस्टेंट। तो यही पावर जो होगा वो क्या होगा? डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी हो जाएगा। ठीक है। इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या कहते हैं इसे? ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? वर्क की होती है जूल, टाइम की होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड और वाट, डब्ल्यू से लिखते हैं इसको। कैपिटल डब्ल्यू से स्मॉल डब्ल्यू से नहीं। ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है पावर का? तो जूल का, तो जूल मतलब एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। और सेकंड है तो क्या होगा? टाइम की पावर क्या हो गया? -1। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर। पिछले साल ही जो पेपर हुआ था 11th का फाइनल टर्म का, गवर्नमेंट स्कूल का, उसमें पावर का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ लिया था। ठीक है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसको ऐड करने के लिए आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सीधा ऐड कर दो। 2 + 3 = 5। कैसे भी आए, कोई डायरेक्शन फायरेक्शन होती नहीं। 2 + 3 क्या होगा? 5 ही होगा। सम अदर फॉर्मूला ऑफ पावर। अदर फॉर्मूला ऑफ पावर, कुछ अन्य फॉर्मूले पावर के। तो हमने भी पढ़ा पावर क्या होता है? वर्क अपॉन में क्या होता है? तो भैया वर्क क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा अपॉन में क्या हो गया? ये है एक्चुअल में,
यहाँ पर जो ये जब फॉर्मूला में अप्लाई कर दो तो समझ जाना, यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है। अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो क्या समझोगे, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। तो अगर फोर्स तो कांस्टेंट हो गया इस फॉर्मूले में, तो कौन वेरिएबल होगा, एक्स वेरिएबल होगा। एक्स अपॉन में टाइम, यदि आपको याद होगा तो एक्स अपॉन में टाइम होता है वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। तो पावर का एक फॉर्मूला और आ गया आपका, फोर्स वेलोसिटी cos थीटा। अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपका थीटा क्या है, एंगल इन बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है ये थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी ये ध्यान में रखना, इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। यदि फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल होते हैं तो थीटा क्या होगा इनके बीच में, 0 डिग्री का। तो यही पावर क्या होगी, एफ इंटू में वी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये मैक्सिमम पावर होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। और यदि मैं बोल दूं फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, नहीं थीटा क्या होगा इनके बीच में, 90 डिग्री का होगा। तो पावर हो जाएगी आपकी एफ वी कॉस 90। क्या होगा, कॉस 90 क्या होता है, 0। तो पावर क्या हो जाएगी, मतलब फोर्स भी है वेलोसिटी भी है, लेकिन पावर नहीं निकल रही। एग्जांपल बताइए, सर्कुलर मोशन। कुली, कुली कैसे चलता है, एक्स के लॉन्ग। फोर्स कहाँ लगाता है, वाई के लॉन्ग, सामान उठाने में। तो फोर्स अलग लग रहा है, फोर्स वाई एक्सिस पे लग रहा है और वेलोसिटी कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। तो पावर क्या निकलेगी। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन यहां पर भी कोई पावर नहीं निकलती। और दूसरा कुली वाले भैया जो है, ठीक है भैया। तो ये कुछ स्पेशल केस आते हैं जो पूछे आते हैं आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। सम अदर यूनिट ऑफ पावर, सम अदर इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ पावर। कुछ बहुत ज्यादा पावर की यूनिट यूज होती है, जैसे कि भैया आपकी क्या होगी, वॉट। तो आपको पता ही है, जैसे 1 वॉट। तो इसका मतलब होता है 1 जूल पर सेकेंड। इसका मतलब अगर कोई बल्ब 1 वॉट का है तो मतलब यही है कि वो 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी क्या करेगा, ठोक देगा, आपकी खर्च कर देगा। ठीक है? और कोई बल्ब 100 वॉट का है तो इसका मतलब 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी क्या कर दी उसने। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखता हूं, अगर आपके घर का, घर ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, घर का बल्ब 100 वॉट का है, का है, तो वह तो वह 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा, ऊर्जा कह सकते हो, ऐसा खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। यदि कोई बस एक मतलब इतने वॉट का है, 100 वॉट का है, जितने वॉट का भी हो। ठीक है, दूसरी यूनिट होती है भैया एच। चुप हो जा। एक यूनिट जो घर में आपकी बिजली यूज होती है, अभी रुक जा। एक यूनिट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट बल्ब को, एक यूनिट बल्ब का मतलब होता है 1 किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर। इसको चलो जूल में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 गुणे में किलो बोले तो 10 की पावर 3, वॉट बोले तो जूल पर सेकंड, आवर बोले तो 3 6 ए। ठीक है, ये सेकंड से ये सेकंड क्या हुआ, कट गया। इसको सॉल्व करोगे तो आपको जान के रहना कि 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल एनर्जी।
ठीक है भैया, एक यूनिट में इतनी एनर्जी होती है। ठीक है भैया, एक जूल में इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, आपने सुना होगा एचपी, हॉर्स पावर। ठीक है भैया, तो एक एचपी बराबर में 746 वॉट होता है। ठीक है, एक एचपी हॉर्स पावर, घोड़े की पावर। घोड़े अब मोटर जो लगती है तेरे घर में, ठीक है, वो एचपी में आती है। तेरे घर में आधे एचपी की मोटर लगी होगी, ठीक है, नहीं बता रहा हूं मैं, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आधे एचपी लगाने से बेकार होता, नहीं ऐसा नहीं होता। जिसका ज्यादा हाइट का घर होता है, को 4-5 फ्लोर ऊपर चढ़ाने होते हैं, तो वो क्या करता है, 2 एचपी की मोटर यूज करता है। 3-4 फ्लोर चढ़ाने होते हैं अच्छे से, तो वो 1 एचपी की यूज करता है ना। जिसको चढ़ाने नहीं होता, नल का खैच कर देता है। ठीक है, तो ये भैया पावर की कुछ यूनिट्स होगी जो आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गए पावर के फॉर्म। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है इस पावर के ऊपर ही, एनसीईआरटी में आ रखे हैं। पावर टॉपिक खत्म हो चुका है आपका, इतना ही होता पावर। कोलिजन कौन करेगा? क्या कह रही है तू? ठीक है, क्या कह रहा है भैया, एक कार जिसका मास जो है वो 2000 किलोग्राम है, वो उठाई जाती है 30 मीटर की हाइट तक, और एक क्रेन के द्वारा कितने टाइम में? 1 मिनट में। एक दूसरी क्रेन है जो सेम कार्य 2 मिनट में करती है। ठीक है, तो क्या डू द क्रेन कंज्यूम सेम और डिफरेंट अमाउंट ऑफ फ्यूल? क्या दोनों क्रेन सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल, फ्यूल मतलब एक तरह से एनर्जी होगी, ठीक है, क्योंकि एनर्जी कहां से आती है? फ्यूल से ही तो आती है। ठीक है, व्हाट इज द पावर सप्लाई बाय ईच क्रेन, नेग्लेक्ट पावर डिसिपेशन। पहले बात तो एक बात ध्यान होना कि अगर पावर सेम है, मतलब वर्क सेम हो रहा है, तो फ्यूल भी सेम ही कंज्यूम होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं भैया। तो कार फर्स्ट, कार पहली कार के द्वारा, कार फर्स्ट मास कितना है भैया जिसको उठाया जा रहा है? 2000 किलोग्राम, और हाइट कितनी है भैया? 30 मीटर। तो भैया पावर क्या होता है? वर्क अपॉन में टाइम। आप जिस चीज को उठा रहे हो उसको, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करो। ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम क्या होता है? mgh। क्या होता है? mgh अपॉन में टाइम, टाइम t1 लिख देना और पावर p1 लिख देना, क्योंकि टाइम अलग है इसका। t1 कितना है इसका? 1 मिनट है, अनपढ़ सेकंड बता रही है, 60 सेकंड। ठीक है, T1 हो गया, तो P1 क्या हो जाएगा ये आपका? एम कितना है? 2000। जी कितना है? 10। हाइट कितनी है? 30 डिवाइड बाय 60। 2 बार गया, 1000 बार गया, तो ये क्या आएगा? पावर पहले क्या आ रही है? 10 की पावर 3 वॉट आ रही है पावर इसकी। ठीक है, क्रेन फर्स्ट की। अब क्रेन है ये, अच्छा, ये सब चीजें चेक करता रहता हूँ बीच बीच में, तुम्हारा टेंशन ही नहीं है। ये क्रेन है, कार है? क्रेन है। पागल हो रही है क्या? क्रेन उठाती है क्या किसी को? क्रेन, क्रेन एक, क्रेन दो, अच्छा दो क्रेन है क्या? क्रेन फर्स्ट, क्रेन सेकंड। ठीक है, मास वही है, किलोग्राम, ऊंचाई भी उतनी ही है, 30 मीटर। यहां पर वक्त लग रहा है 120 सेकंड, बोले तो 2 मिनट। ठीक है, तो यहां की पावर क्या होगी? P2 इक्वल्स में डब्ल्यू। वर्क तो सेम ही होगा क्योंकि उसको भी उतनी हाइट तक उठाना है, टाइम अलग लगेगा। तो वर्क क्या है? mgh, और टाइम क्या है? 120। तो मास क्या है? 2000, g 10, और हाइट क्या है? 30, डिवाइड बाय कितनी बार गया? 4, ये 500 बार, तो ये आएगा 5 × 10 की पावर 3 वॉट। तो हम देख रहे हैं भैया पावर पर 100, पहले की पावर क्या है क्रेन की? जो जल्दी काम कर रही है उसकी पावर क्या है? ज्यादा है, और जिसकी पावर ज्यादा होगी वो फ्यूल भी क्या करेगा? ज्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है भैया, फ्यूल भी
ज्यादा कंज्यूम करेगा। समझ गए? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें ये भी आसानी क्वेश्चन है। यही तो करा अभी। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। कह रहे भैया एक लिफ्ट है जो कि वजन, मैक्सिमम वजन कितना उठा सकती है? 1800 किलोग्राम। और इस 1800 किलोग्राम में लिफ्ट का और पैसेंजर सबका वजन कंबाइन है। इसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। द फ्रैक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 4 न्यूटन। मतलब इसके अपोजिंग फोर्स जो है वो 4 न्यूटन। क्या कह रहा है? व्हाट इज द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर। तो भैया एक चीज देखिए, ये है अपनी लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर कुल वजन कितना है? 1800 किलोग्राम। तो वेट कितना होगा? 18,000 न्यूटन। कह रहा है नीचे एक फोर्स भी लग रहा है। कितना लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। कितना है वो? 4,000 न्यूटन। ठीक है भैया। तो इसको ऊपर ले आने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो भैया जितना नीचे लग रहा है उतना ही लगाओ। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, कितनी वेलोसिटी जा रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, तभी ऐसा हो सकता है। वेरिएबल होता तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होता। ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें पता है जो आपका अप्लाइड फोर्स है वो नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि ऊपर नीचे बराबर रहेंगे। नेट फोर्स क्या होगा? 0। एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। ठीक है। वेलोसिटी दे रखी है कांस्टेंट, बोले तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। सो अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है? अप्लाइड। और डाउनवर्ड क्या है भैया? 22,000 न्यूटन। क्या है? वेलोसिटी कितनी है कांस्टेंट? 2 मीटर पर सेकेंड। हम जानते पावर का फॉर्मूला एक अभी निकालता मैंने, एफ वी कॉस थीटा, ये निकालता ना। तो कितना फोर्स लगाया हमने? 2.2 गुणा 10 की पावर 22,000 ना, 4। क्या? 2.2 इंटू 10 पावर 4। क्या हुआ? घुसंड मार के चश्मे का नंबर ला दूंगा। वेलोसिटी कितनी है? 2। और हमें पता अप्लाइड फोर्स भी हमारा, अप्लाइड फोर्स भी क्या है? ऊपर। और वेलोसिटी भी क्या है? ऊपर। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0। कॉस 0, क्योंकि अप्लाइड जो है वो पैरेलल है किसके? वेलोसिटी के। तो जब पैरेलल होंगे तो आपको पता ही है पावर का फॉर्मूला। तो ये आ गया आपकी पावर इक्वल्स टू में 4.4 गुणा 10 की पावर 4 वॉट आंसर है आपका लिफ्ट की पावर। ठीक है। ये हो गया आपका, पावर खत्म हो गया। ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में से इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा। एनसीईआरटी में क्वेश्चन और है। कह रहा है टंकी है, टंकी के ऊपर पानी चढ़ाया जा रहा है, टंकी की हाइट वगैरह दे रखी, तो वो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पीछे वाले ऐसा। ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका वर्टिकल सर्कल। क्या है? वर्टिकल सर्कल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अभी पतंग का मौसम गया, कुछ दिनों पहले पतंगे उड़ रही थी दबा करके। अगर मान लीजिए लंगड़ मारना होता, लंगड़ जानती है क्या? रस्सी में बांध करके पत्थर को ऐसा घुमाते हैं, वो जब तक घूमता है पत्थर, जब तक की रस्सी पे खिंचाव लगता रहता है। आपको लगेगा खिंचाव, तब तक वो घूमता रहेगा। जैसे खिंचाव लगना बंद हो जाएगा या खिंचाव की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी। अब खिंचाव बिल्कुल नहीं होगा, वो नहीं घूम सकता। यानी उसको घूमने के लिए क्या चाहिए? खिंचाव। और घुमाते वक्त अगर आप वर्टिकली घुमा रहे हो, मतलब इस तरीके से घुमा रहे हो ऐसा, वाई के लॉन्ग सर्कल है आपका, आपका सर्कल एक्स के लॉन्ग नहीं है, वाई के लॉन्ग है। तो इस कंडीशन में सबसे कम खिंचाव कहां पे होता है? टॉप पॉइंट पर। रीजन क्या है? क्योंकि टॉप पॉइंट पर जब पार्टिकल होता है ना, तो भी देखिए खिंचाव तो आपको दूर दूर की तरफ लगता है। ऐसा लगता है कि आपके हाथ को खींच रहा बाहर की तरफ, यानी खिंचाव बाहर की तरफ लगता है। लेकिन इस पॉइंट पर आपका देखिए खिंचाव बाहर लग रहा है, वेट इस पॉइंट पर कहां लगता है? नीचे। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेट खिंचाव क्या होता है? कम हो जाता है। इसलिए टॉप पॉइंट पर खिंचाव की वैल्यू क्या होती है? सबसे कम होती है। लेकिन बॉटम पॉइंट पर खिंचाव की वैल्यू क्या होती है? सबसे। अगर जब आप लंगड़ घुमाते हो वर्टिकली, तो सबसे ज्यादा टूटने के चांस कब रहते हैं उसके? जब वो बॉटम पे रहेगा, क्योंकि वहां पर खिंचाव क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। समझ गए?
तो इन चीजों का आपकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसी में सारे अगर लंगड़ पंगड़ आपने बनाया होगा जिंदगी में, या किसी चीज को ऐसा रस्सी में बांध कर घुमाया होगा, तो आपको इन चीजों को बहुत आसानी से समझ जाओगे। ठीक है भैया। तो टॉप पॉइंट पर सबसे कम खिंचाव रहता है और बॉटम पॉइंट पर सबसे। ठीक है। चलो भैया, टॉपिक का नाम है वर्टिकल सर्कल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पिछली बार ऐसे ही आया था तो इस बार भी हो सकता आ जाए। वर्टिकल सर्कल, क्या लिख रहा हूं? वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल का मतलब ये मत समझना कि हॉरिजॉन्टल सर्कल भी आपको करना है। वर्टिकल सर्कल मतलब वर्टिकल ही होगा। ठीक है। कमजोरी सी महसूस हो रही है थोड़ी सी। अकट के लिए खाना पड़ता है यार। क्रेविंग? अबे इसकी भी क्रेविंग होगी। मुझे कोई क्रेविंग नहीं है। जहां फ्री मिल जाए वहीं खा लूंगा। और हाँ, पागल है क्या? ये खाना है। देखिए, वर्टिकल सर्कल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसके ऊपर बेस्ड है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल बराबर में फाइनल काइनेटिक प्लस, यही कहते हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं जा रही है? ठीक है। ये सर्कल कुछ इस प्रकार से होता है। घबराना मत, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बढ़िया बनने वाला है। ये होता है टॉप पॉइंट। ये क्या है? टॉप पॉइंट। ठीक है। ये है इंपल्स पॉइंट, इंपल्स वाला पॉइंट। समझ रहा है? इसको मिडल पॉइंट भी कहते हैं। तू समझा? तू नहीं समझा? इसे कहते हैं बॉटम पॉइंट। क्योंकि ये पॉइंट तो सेम ही होंगे, तो इसलिए मैं बना नहीं रहा। ये है बॉटम। बॉटम बोले तो जमीन के पास वाला पॉइंट। जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल की रेडियस क्या है? हाँ, रेडियस ऑफ सर्कुलर, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है? ध्यान रखना, सबसे कम टेंशन कहां पे होता है? कहां पे होता है सोबित? वर्टिकल सर्कल में सबसे कम टेंशन कहां पे होता है? हाँ, चल साले, टॉप पे सबसे कम टेंशन कहां होता है? टॉप पे। तो फॉर सर्कुलर मोशन, ध्यान रखना, फॉर सर्कुलर मोशन टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन, क्या होगा? जीरो से ज्यादा। खिंचाव लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए? जीरो से ज्यादा। कितना ज्यादा? तो भैया ज्यादा में तो कुछ भी हो सकता है ना। इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। इसे क्या कहते हैं? जो ये ग्रेटर लेस होते हैं, इसे कहते हैं इनइक्वालिटी। समझ लो, तो पता नहीं होगा। इनइक्वालिटीज कहते हैं इसको। ठीक है। तो भैया ये हो गया। ठीक है। और सर्कुलर मोशन, ये ध्यान रखना, अगर सर्कुलर मोशन हो रही है, अगर पार्टिकल आपका सर्कल में घूम रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है। बाकी छोड़ दो, हर पॉइंट भूल जाओ, केवल टॉप को याद रखो कि वहां का टेंशन कौन सी? जीरो से, क्योंकि आपको तो सबसे कम टेंशन वहीं पे होगा। अगर वहां का भी टेंशन अगर जीरो से ज्यादा है, तो बाकी अन्य पॉइंट का जीरो से ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे कम कहां पे होता है? टॉप।
नोट में ध्यान रखना, वर्टिकल सर्कल में सबसे कम टेंशन टॉप पे होता है। ठीक है भैया, वर्टिकल सबसे कम टेंशन कहाँ पे होता है, टॉप पे। ठीक है भैया, और वहां का टेंशन कौन सी, जीरो से ज्यादा। यदि आपको ये पता है तो गारंटी दे रहा हूं इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल लिया। इसमें करना क्या होता है, इसमें करना होता है हर पॉइंट की वेलोसिटी और हर पॉइंट का टेंशन कितना होगा ये निकालना है आपको। बहुत आसान है। कल केवल आपको क्या पता होना चाहिए, टॉप पॉइंट पर सबसे कम टेंशन होता है, और अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो से अधिक होना चाहिए। इसमें थोड़ी सी रिजोल्यूशन है, ध्यान रखिए। मान लीजिए ये पार्टिकल घूमता हुआ एट एनी इंस्टेंट कहां गया, इधर आ गया। कितना एंगल में आ दिया, थीटा। स्टार्ट तो यहीं से करेगा ना, वेट का लगता है, वेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ। वेट हमेशा धरती की सतह के क्या लगता है, लंबवत लगता है। समझी। आज चैट जीपीटी से मैं 4-5 वर्ड पूछ के हूं ना। हाँ, ये हिंदी वाले। ठीक है, अब आपको पता भी है एम जी नीचे लग रहा है, इसको भी हमेशा एम जी नीचे लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी है। टेंशन कहां लगेगा, अभी बता था, खिंचाओ। जब इधर की तरफ बाहर लगेगा तो अंदर की तरफ भी क्या लगता है, उसके अगेंस्ट में फोर्स लगता है। मैं उसको बना लूंगा। ठीक है, यदि मैं यहां पे एक रेखा खींच दूं ऐसे, तो यदि यहां पर थीटा एंगल बना तो यहां पर भी कितना बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं इसको। इसको रिजॉल्व कीजिए तो क्या होगा, एम जी कॉस थीटा बराबर बात। अब ये एम जी कॉस थीटा होगा, और ये वाला क्या होगा भैया, एम जी बस खत्म हो चुका सब कुछ। अब करेंगे डेरिवेशन, लेकिन अभी नहीं, अगले क्लास में। आज मेन पॉइंट था, ठीक है, क्योंकि कल की क्लास आपकी सुबह 2 घंटे की होगी, नहीं शाम को 2 घंटे की, 4 से लेकर शाम को 6 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम को 4 से 6 बजे, क्योंकि मॉर्निंग में 12वीं वाली क्लास है। आज के लिए इतना ही, और हाँ कल खैर 12वीं वाले को तो बताता हूँ मैं। ठीक है भैया, मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना, ठीक है, कल ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर।